नमस्ते स्टूडेंट्स। पढ़ाई के अंतिम चरणों में कई बार ऐसे चैप्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं जो डेफिनेटली हमें मार्क्स दिला सकते हैं, लेकिन वो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बन पाते। ऐसे चैप्टर में से एक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनटीए की ये प्रैक्टिस बन गई है कि वो एनसीईआरटी के हर कोने से सवाल बना सकता है, और इसीलिए हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक्स के कई क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में देखने को मिले। तो अभी समय है एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उसको अच्छे से एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से देख लेने की ज़रूरत है। तो हमने एनसीईआरटी के पेजेस की जो ख़ास खास बातें हैं वो यहाँ पर अच्छे से प्रस्तुत की हैं। आप देख सकते हो बोर्ड कितना उत्सव के माहौल में है। इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ नॉलेज ऑन द बोर्ड। So we are going to read it for you. So let's pick up. इसमें कोई कॉन्सेप्ट और थ्योरी नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है, देखते जाना है, याद रखते जाना है और इम्प्रेस होते जाना है। तो पर्यावरण रसायन में चले आगे बढ़ते हैं। पहले पृथ्वी से शुरू करते हैं। हमारी वसुंधरा पृथ्वी के 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहली परत होती है, दैट इज़ द ट्रोपोस्फेयर। उसमें जो हवाएं चलती हैं, धूल मिट्टी धुआं बादल, ये रहता है 10 किलोमीटर तक। और फिर 10 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर आगे बढ़े तो 50 किलोमीटर तक फैली है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन और वाटर वेपर्स का थोड़ा सा अमाउंट रहता है। सो दिस इज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताना चाहेंगे। हवा के अंदर 0.03% CO2 प्लांट के लिए ठीक ठाक है, फोटोसिंथेसिस के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाए तो हमें दिक्कतें आती हैं, और यही मेन रीज़न हमारी पृथ्वी के गर्म होने का यानी ग्लोबल वार्मिंग का बनता है। ओजोन के बारे में खास बात याद रखिए, 99.5% अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन सोख लेता है और बाकी वो हम तक पहुंच जाती हैं। ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो 12 से 15 गुना फूड के मुकाबले 12 से 15 गुना एयर ह्यूमन को चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अभी जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें पोल्यूशन के दो पार्ट हैं। कुछ है गैसियस यानी विच आर प्रॉपर गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें सॉक्स और नॉक्स और कॉक्स आप देख रहे हो। दिस इज द ऑक्साइड ऑफ सल्फर। एक्स मतलब दिस कैन बी SO2, दिस कैन बी SO3। NOx रेफर टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। COX रेफर्स टू ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड दैट इज हाइड्रोकार्बन CXHY। तो ये हमारा गैसियस प्रदूषण होगा। और कुछ पोल्यूशन होगा जो थोड़े बड़े साइज का होगा, करीब करीब ये मान लीजिए 1 माइक्रोमीटर से बड़ा, जिनका डायमीटर या रेडियस भी कह लीजिए होगा, वो आ जाएंगे पार्टिकुलेट में, जिसमें स्मोक, डस्ट, मिस्ट और फ्यूम्स होते हैं। ये डेटा थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, ये वाटर का है। तो यहाँ तक आपने पोल्यूशन को देख लिया। अब आइए एक एक गैस देखते हैं। CO2 तो हमने पढ़ी ली, तो आइए SO2 पे आ जाइए। SO2 अस्थमा क्रिएट करती है, ब्रोंकाइटिस या एम्फीसीमा, ये भी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। आंखों में इरिटेशन लाती है। एक खास बात जो रिसेंटली एग्जाम में आ चुकी है, फूल की जो कलियां हैं उनमें स्टिफनेस, जिसकी वजह से वो टूट कर गिर जाती हैं, ये भी सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। अगर SO2 को ऑक्सीजन या H2O2 मिल जाए तो ये SO3 का कन्वर्जन कर लेता है और SO3 एयर के अंदर एसिडिक ऑक्साइड के रूप में रहता है, जो बाद में एसिड रेन के रूप में नीचे आएगा। अब आ जाइए नॉक्स पर। नॉक्स कैसे बनता है? नॉक्स कई बार गाड़ियों के प्रदूषण से बनता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर फ्यूल जल रहा है तो उसमें एयर अंदर जा रही है पंप के द्वारा, तो हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन को भी वो जला सकती है, तो गाड़ियों से निकलता है। दूसरा, ऊंचे पहाड़ों पर जब बिजली चमकती है तो थंडरस्टॉर्म्स की वजह से नाइट्रोजन के एटम्स ब्रेक कर जाते हैं और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नॉक्स बना लेते हैं। ये पानी में बहकर नीचे आता है और ये नाइट्रेट के रूप में हमारी मिट्टी के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स लाता है। लेकिन इसकी दिक्कत ये है, ये टिश्यूज़ को हार्म करता है, ये टेक्सटाइल्स और मेटल को भी नुकसान पहुंचाता है और रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक खास बात और, गाड़ियों के धुएं से निकलने वाला NO2 कई बार लाल रंग का धुंधलापन हवा में कर देता है, रेड कलर्ड हेजी हो जाता है सिटीज़ का जो सराउंडिंग है। सो दैट्स बिकॉज ऑफ NO2। हाइड्रोकार्बन के बारे में ये जानिए। दीज आर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड कैर्सिनोजेनिक। दे ब्रेक डाउन द टिश्यूज, दे शेड द लीव्स, पत्तियां गिर जाती हैं, फ्लावर टूट जाते हैं और टहनियाँ भी
कमज़ोर पड़ जाती हैं इसकी वजह से। कार्बन मोनोक्साइड इज़ अ वेरी वेरी टॉक्सिक गैस, बिकॉज जब वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है दैट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वो करीब करीब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी इट इज़ नॉट ईजी टू रिकवर इट। अगर 3 से 4% हमारे ब्लड में पहुंच जाए तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, जो हमें बहुत डैमेज कर सकती है। और न्यूली बॉर्न बेबीज़ के लिए, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए स्मोकिंग बहुत डिस्करेज की जाती है। फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड हम देख ही चुके हैं। अब आ जाइए ग्रीन हाउस गैसेज में। स्टूडेंट्स को या जनरल नॉलेज वाले लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड पता होता है, वो वार्मिंग करती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा वही जिम्मेदार है। लेकिन इसके अलावा कुछ गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप कर सकती हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा गया। तो याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर्स और नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा, पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो डेंगू, मलेरिया और येलो फीवर जैसी बीमारियां और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होने लग जाएंगे। ये साइंस के प्रेडिक्शंस हैं। अब आ जाइए अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन में। एसिड रेन किसे कहते हैं? जब एसिड्स के कंटेंट सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से एसिड्स बनते हैं, जिन्हें नाइट्रस और सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड कहते हैं, तो पानी का जो पीएच है बारिश का, वो 5.6 से कम हो जाता है। 5.6 तो नॉर्मल रेन वाटर है, लेकिन अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। तो सॉक्स एंड नॉक्स आर रेस्पॉन्सिबल। याद रखिएगा, एसिड रेन ज़मीन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इट इज़ बैड फॉर सॉइल, इट वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स, ये सॉइल की एल्केलिनिटी को नुकसान पहुंचाती है। इट कोरोड्स वाटर पाइप्स, ये पानी के पाइप्स को भी डिजॉल्व कर देती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है। और ताजमहल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है हमारा मुमताज़ वाला ताजमहल, तो उसे भी H2SO4 की एसिड रेन कैल्शियम सल्फेट में बदल रही है, तो डिजॉल्व कर रही है। इस वजह से रिसेंटली गवर्नमेंट ने ताज ट्रेपीजियम बनाया है, जिसमें 4 शहर उन्होंने लिए, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और भरतपुर। तो इस क्षेत्र में आने वाली 2000 पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस दी हैं किस तरह से आपको फंक्शन करना है, ताकि ताजमहल के चारों तरफ की हवा को नुकसान ना हो। ओके, ये प्रदूषण के बाद आगे बढ़ते हैं आंखों से दिखने वाला पोल्यूशन, दैट इज फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग ठंडे समय में भी होता है, जो क्लासिक है, यानी उसका कोई खास मेन रीज़न नहीं दिखता ह्यूमन इंटरफेरेंस के हिसाब से। लेकिन वार्म यानी सनी धूप वाले और ड्राई मौसम में ऐसा स्मॉग बनता है जो काफ़ी चमकीला होता है और ऑक्सीडाइजिंग भी होता है। कैसे बनता है? जब सन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या NOx के ऊपर गिरती है, तो वो या तो NO और O बना देती है, और O एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या हाइड्रोकार्बन को वो इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए ऐसा स्मॉग फोटोकेमिकल स्मॉग कहलाता है। सो दिस अकर्स इन वार्म, ड्राई, सनी and action of sunlight on these things, right? अच्छा, इन कंपाउंड्स के नाम याद रखिएगा, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, और ये इंपॉर्टेंट है पैन, इसे आप कह सकते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। इसको अवॉइड करने का तरीका है, इंजन्स में, कार्स में हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाएं और ऐसे प्लांट ग्रो करें जैसे पाइनस, जूनिपेरस, क्वेरकस, पायरस और वाइटस। ये प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनकी यूटिलिटी, ये इसको एब्जॉर्ब करके इसको अवॉइड कर देते हैं एनवायरनमेंट में फैलने से, राइट? फोटोकेमिकल स्मॉग आंखों को नुकसान पहुंचाता है, गले को, और ये चीज़ों को, पत्थरों को और चट्टानों को और मेटल्स को भी कोरोड कर देता है। फर्दर, ओजोन होल, ओजोन में होने वाला जो होल है, दैट इज जो अंटार्कटिका में है, उसकी बहुत अच्छी थ्योरी है। उससे पहले देखिए, ओजोन इस वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेता है 99.5%, और ओजोन को नुकसान है 2 चीज़ों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि वो फ्री रेडिकल जनरेट करके ओजोन को नष्ट कर देती हैं,
और एनओ कहाँ से निकल रहा है? एक तो इंजन्स में से निकल रहा है, ऊपर सुपरसोनिक जेट से भी निकल रहा है। तो एनओ भी ओजोन से रिएक्ट करके NO2 और O2 बना लेता है। सो दीज आर किलर फॉर ओजोन्स। और इनकी रिएक्शन ऐसी होती है, फ्री रेडिकल एक के बाद बनता चला जाता है और वो साइक्लिक प्रोसेस में ओजोन का नुकसान करते चला जाता है, यानी इट्स क्वाइट डेंजरस। अंटार्कटिका की समर में NO2, मीथेन, क्लोरीन ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे कहते हैं क्लोरीन सिंक। लेकिन विंटर में ये Cl2 HOCl बना लेता है। लेकिन जैसे ही सनलाइट आती है, अंटार्कटिका में सनलाइट आती है स्प्रिंग सीजन में, तब सनलाइट की वजह से ये दो फ्री रेडिकल बनते हैं, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन अंटार्कटिका में काफ़ी ज़्यादा देखा गया। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें हम तक पहुंचेंगी तो हमें क्या नुकसान होगा? स्किन का नुकसान होगा, कैंसरियस हो जाएगा, कैटरेक्ट आंखों की प्रॉब्लम है, डैमेज द प्लांट्स, इट कैन ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू डैमेज द प्लांट्स, लीव्स को नुकसान पहुंचाता है। राइट, नाउ लेट्स कम टू वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में कई तरह के पोल्यूशन है, जैसे पैथोजेंस जनरली ह्यूमन एक्सक्रीटा से निकलते हैं, नाम याद रखिए, एस्चेरिशिया और स्ट्रेप्टोकस फीकैलिस, ये ह्यूमन एक्सक्रीटा से पानी में मिल जाते हैं और ये इंजेशन इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे एक्सेस फाइटोप्लैंक्टन, इसकी वजह से भी पानी में ग्रोथ होने से पानी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो नुकसान पहुंचती है। पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन 10 ppm तक होनी चाहिए, अगर इससे कम हो जाएगी तो एक्वेटिक लाइफ को नुकसान होगा। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में ये बताती है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट जो मौजूद है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। सो अगर BOD की वैल्यू 17 से बड़ी हो जाती है, दैट मीन्स पानी काफ़ी पोल्यूट हो चुका है। ये 3 मेटल्स पानी में प्रदूषण करते हैं, कैडमियम, मर्क्यूरी और निकल। ओके, यूट्रोफिकेशन, ये अच्छा वर्ड है। कई बार ऐसे प्लांट्स पानी में ग्रो हो जाते हैं जो पानी को ढक लेते हैं, जैसे वाटर हाइसेंथ या एल्गे, और एल्गे की ग्रोथ में हेल्प करता है ये फॉस्फेट और ये PCB, पॉलीक्लोरोबाइफिनाइल्स। इसकी वजह से पानी ऊपर कवर हो जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई और रुक जाती है। सो दैट्स कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। अच्छा, पानी में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन देखिए, फ्लोराइड कभी 1 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 ppm फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वो कैल्शियम फॉस्फेट CaF2 में कन्वर्ट करता है, इसे कहते हैं फ्लोरापेटाइट। इससे हमारे दांतों का इनेमल हार्ड हो जाता है। तो इतना फ्लोराइड चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो दांतों को नुकसान होगा, और काफ़ी ज़्यादा हो गया तो पॉइजनस हो जाएगा। लेड हमें 50 ppb पार्ट्स पर बिलियन से ज़्यादा नहीं चाहिए। सल्फेट 500 ppm ओके है, नाइट्रेट 50 ppm ओके है। और बाकी देखिए, ड्रिंकिंग वाटर में आयरन शुड बी 0.2 ppm, मैंगनीज 0.05 ppm, एल्यूमिनियम 0.2 ppm, कॉपर 3 ppm, जिंक 5 ppm, cadmium 0.005 ppm. So these are water drinking safety data, हमें याद रखना चाहिए। ओके, अब सॉइल पोल्यूशन में आते हैं। सॉइल में DDT, एल्ड्रिन और डाई एल्ड्रिन जैसे जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये जल्दी से डिग्रेड भी नहीं होते, और ये फूड चेन का पार्ट बनते हैं, और हर लेवल जैसे क्रॉस होता है माइक्रोब से लाइफ में फिर ह्यूमन तक पहुंचता है, तो हर लेवल में ये 10 गुना कॉन्सेंट्रेट होकर बढ़ता चला जाता है। हर्बिसाइड्स, जो खरपतवार है उसके लिए ये 2 कंपाउंड यूज़ किए जा रहे हैं, NaClO3 और Na3ASO3, सोडियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनाइड, ये भी हमारी सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ योर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर। नाउ आई वुड लाइक टू रीड समथिंग अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री। आपको याद रखना चाहिए, ग्रीन केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट को मिला है 2005 में, US शॉवेन, रॉबर्ट H ग्रुब्स एंड रिचर्ड R श्रॉक। इन्होंने ये टेक्निक्स बताई कि किस तरह से इंडस्ट्री में केमिकल्स में हम चेंजेस लाकर उन्हें लेस टॉक्सिक, मोर बायोडिग्रेडेबल और लेस एनवायरमेंटल इफेक्टिंग बना सकते हैं। सो एंजॉय द नोट्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।